हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट सोल्व करने वाले हैं, जिसमें जीके, साइंस और करंट अफेयर को मिलाकर टोटल 45 क्वेश्चन होने वाले हैं। और दोस्तों, साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे। ये वो टॉपिक है जो लगातार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। 17 नवंबर से आपका पेपर है और 17 नवंबर पर आपका टारगेट है कि जीके, साइंस और करंट अफेयर में आपके 45 में से 45 नंबर यहाँ से कवर हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो याद रखना है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये आपका लीवर है। और इसी लीवर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो यकृत कहते हैं। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है दोस्तों कि ये जो लीवर या यकृत है ये एक रस का स्त्रावण करता है जिसे कहते हैं पित्त रस। कौन सा रस? पित्त रस का स्त्रावण करता है। और दोस्तों, ये जो पित्त रस है ना, ये क्या काम करता है, तो वसा का पायसीकरण करता है। वसा का पायसीकरण कौन करता है, तो वसा का पायसीकरण आपका ये करता है पित्तरस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखो दोस्तों, हर क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करूंगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, तो सस्पेंस बना रहेगा लास्ट तक और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम कवर करेंगे। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है दोस्तों कि अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो आपको याद रखना है अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि है जो क्या काम करती है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। अब दोस्तों, ये जो डीएनए है ना, इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर आपसे पूछे भाई कि ये जो डीएनए है इसका द्विहेलिक्स मॉडल किसने दिया, डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया, तो आपको दो इंपॉर्टेंट वैज्ञानिकों के नाम याद रखना है। द्विहेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो एक वाटसन और एक आपको याद रखना है क्रिक। ये वॉटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने जो आपका डीएनए है इसका द्विहेलिक्स या डबल लाइनिंग वाला मॉडल दिया और इसे क्या कहा जाता है, तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो न्यूटन है, इस न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहते हैं, तो प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये जो नियम है ये आपका कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि भाई जो भी क्रिया है उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब जो पहला नियम है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, तो जड़त्व का जो नियम है, ये जड़त्व का नियम पहले नियम को कहा जाता है। और पहला नियम ये कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगा सकते। तो याद रखना है, पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं और तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला, ओजोन परत की किस वायुमंडलीय ओजोन परत जो है ये वायुमंडल की कौन सी परत में होती है, तो याद रखना है दोस्तों, जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि मौसम संबंधित घटनाएं कहाँ होती है, तो मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं ये क्षोभ मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में होती है मौसम संबंधित घटना, और समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रक्त जो है इसमें ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा पाया जाता है, तो याद रखना है जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन का परिवहन करता है ब्लड में। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई जो रक्त है इसका पीएच मान क्या है, 1000 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो रक्त का पीएच मान 7.4 आपको याद रखना है। रक्त का 7.4 पीएच मान होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। अगला, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखना है जो विटामिन डी है इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से, तो रिकेट्स रोग होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों, ये जो विटामिन डी है ना, इसको सनशाइन विटामिन भी क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, तो सनशाइन विटामिन आपका विटामिन डी को कहते हैं। और ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों कि ये जो विटामिन है ना, इनको दो भागों में बांटा गया। एक तो ऐसे विटामिन जो वसा में घुल सकते हैं, वसा में घुल सकते हैं, तो वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से है, तो विटामिन ए,
विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 विटामिन ऐसे जो वसा में घुल सकते हैं और कुछ ऐसे विटामिन जो पानी में घुल सकते हैं। तो पानी में घुलने वाले विटामिन के नाम है आपको याद रखना है, एक तो विटामिन बी और एक आपका विटामिन सी। ये 2 विटामिन ऐसे हैं जो पानी में घुलते हैं और 4 विटामिन आपका वसा में घुल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनता है। अगला, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होगा? दोस्तों अभी तो एलईडी बल्ब चल रहे हैं, लेकिन पहले आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार के बल्ब चलते हैं जिसमें कुछ इस प्रकार से आपकी बत्ती बनी होती है, ये बत्ती बनी होती थी। तो याद रखना है जो ऐसे बल्ब होते थे उनमें जो ये फिलामेंट या ये जो बत्ती बनी होती थी ये किस धातु की बनी होती थी? तो ये टंगस्टन धातु की बनी होती थी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टंगस्टन धातु का बल्ब का फिलामेंट बना होता है। अगला, मनुष्य के शरीर में औसत रक्त मात्रा कितनी होती है? तो याद रखना है दोस्तों जो मनुष्य का शरीर है ना, इसमें कितनी औसत रक्त मात्रा होती है? तो याद रखना है 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में रक्त पाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है दोस्तों कि ये जो मनुष्य का रक्त है ना, ये रक्त 2 भागों में बटा होता है। एक तो मनुष्य का तरल भाग होता है, और एक आपका ये मान सकते हैं कि कण वाला भाग होता है, कणिका वाला। तो याद रखना है तरल भाग कौन सा होता है? तो प्लाज्मा। अगर आपसे पूछे कि भाई रक्त का तरल भाग कौन सा है, तो प्लाज्मा। और कणिका में 3 भाग आते हैं, एक तो आरबीसी, एक आपका डब्ल्यूबीसी और एक आपका प्लेटलेट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई रक्त का तरल भाग कौन सा है, तो ये प्लाज्मा आपको बताना है। और 7.4 आपका रक्त का पीएच मान होता है, ये अभी मैंने आपको बताया। अगला, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निर्वात में जो प्रकाश है इसकी गति कितनी होती है? तो 3.8 मीटर पर सेकंड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? देखो ऊर्जा का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछे दोस्तों तो ये क्या है? ये जूल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो शक्ति का एसआई मात्रक आपको बताना है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। फिर अगर आपसे पूछे कि बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊर्जा का क्या है? तो जूल हो गया, शक्ति का वाट हो गया और न्यूटन का ऊर्जा हो गया। ये चीज जूल का ऊर्जा हो गया। अगला, लाल ग्रह किसे कहते हैं? अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो लाल ग्रह है ये किसे कहा जाता है? तो जो मंगल ग्रह है, इस मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी, अगर आपसे पूछे कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया। और अगर आपसे पूछे दोस्तों कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन आपको याद रखना है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है। अगला, परमाणु संख्या 79 किस तत्व की है? अब इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। तो 79 जो परमाणु संख्या है ये किस तत्व की है? तो याद रखना है गोल्ड की है। गोल्ड की है। किसकी है? गोल्ड की है, एयू की है। ठीक है, एयू की आपका 79 आपको याद रखना है। अगला, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो याद रखना है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, एकमात्र ऐसी धातु जो कि द्रव अवस्था में होती है, और वो कौन सी है? तो ये पारा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि कोशिका जो है ये कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो याद रखना है ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, माइटोकॉन्ड्रिया से 2-3 चीजें आपको याद रखना है दोस्तों कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है ये किसके द्वारा की गई? तो माइटोकॉन्ड्रिया सी बेंडा के द्वारा यहाँ पर नाम दिया गया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना दोस्तों, इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपसे पूछे कि भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर कौन सा द्रव भरा होता है, तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स द्रव भरा होता है। मैट्रिक्स द्रव भरा होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई नाभिक या केंद्रक की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा आपका नाभिक या केंद्रक की खोज की गई। अगर आपसे पूछे कि भाई जो राइबोसोम है ये क्या काम करते हैं दोस्तों, तो याद रखना है राइबोसोम का काम है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, तो प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का काम आपका राइबोसोम करते और दोस्तों ये जो राइबोसोम है ना, ये राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है।
सबसे छोटा अगर कोशिका का अंग पूछे तो सबसे छोटा कोशिका अंग कौन सा है, तो ये भी राइबोसोम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से हो जाता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं दोस्तों, तो ये क्लोरोप्लास्ट आपका हरित लवक यानी कि प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला, पाचन में HCl का स्त्रावण कहाँ से होता है। देखो अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि पाचन में जो HCl का स्त्रावण है ये कहाँ से होता है, तो ये आपके पेट से होता है। पेट से होता है से मतलब क्या है, तो आपके पेट में अमाशय होता है, ठीक है, अमाशय होता है। तो अगर आपके ऑप्शन में अगर पेट रहे तो पेट लगाना, और ऑप्शन में अगर अमाशय रहे तो ये अमाशय से होता है, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो HCl है ना, ये HCl क्या है, तो ये एक प्रकार का अम्लीय है। क्या है HCl, तो ये अम्लीय है। मतलब जब आपका भोजन पेट में जाएगा तो भोजन कैसा हो जाएगा, तो अम्ली हो जाएगा, अम्ली हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो भोजन को पेट में अम्ली बनाने का काम कौन करता है, तो HCl करता है, और ये आपके अमाशय की आंतरिक दीवारों से स्त्रावित होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो याद रखना है दोस्तों, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्थान बल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, देखो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखना है, मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। देखो कुछ क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन हार्ड, तो इसी प्रकार से धीरे धीरे हम इजी टू हार्ड पर चलेंगे। एक दिन ऐसा आएगा लास्ट में कि सारे क्वेश्चन इतने टपराएंगे कि एक भी क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे डेली। देखो अगर मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है, और अगर आपसे पूछे कि भाई मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों, तो याद रखना है मनुष्य के कान में टोटल 6 हड्डियां होती है, तीनों कान में। और इसी कान में याद रखना है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है दोस्तों, जिसे कहा जाता है स्टेपिज। स्टेपिज कहा जाता है दोस्तों, इसे स्टेपिज कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी या लंबी हड्डी कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है फीमर। फीमर है, जो कि कहाँ पाई जाती है दोस्तों, जांग में पाई जाती है, जांग में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि मानव के चेहरे पर कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो मानव के चेहरे पर 29 हड्डियां पाई जाती है, 29। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी, मानव के चेहरे पर 14 हड्डियां पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, इंसुलिन किस अंग से स्त्रावित होता है। देखो 2-3 चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पहला तो दोस्तों ये इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार का एंजाइम है, और ये कौन स्त्रावित करता है, तो ये अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होता है। और दोस्तों ये जो अग्नाशय है ना, इस अग्नाशय में भी बीटा कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तो अग्नाशय की जो बीटा कोशिका है, ये बीटा कोशिका क्या करती है, तो इंसुलिन का स्त्रावण करती है, इंसुलिन का स्त्रावण करती है। अब दोस्तों ये जो इंसुलिन है ना, ये इंसुलिन काम क्या करता है, तो जो आपके शरीर में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है। ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण कैसे करेगा, मान लो आपने भोजन करा, भोजन में ग्लूकोज की मात्रा है, अगर ये ग्लूकोज की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाती है, और शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी, शुगर की बीमारी हो जाएगी, या मधुमेह रोग हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। तो ये इंसुलिन क्या करता है, तो जो ग्लूकोज है या शक्कर है, इसकी मात्रा को नियंत्रण करता है। और अगर मान लो शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई, और इंसुलिन की कमी हो जाएगी, तो शरीर में शुगर की मात्रा कंट्रोल नहीं होगी, और शुगर की मात्रा कंट्रोल नहीं होगी तो आपको शुगर या मधुमेह रोग हो सकता है। तो किस हार्मोन्स की कमी से या किस की कमी से आपका इंसुलिन रोग होता है, तो ये आपका सॉरी शुगर की बीमारी होती है, मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से आपको शुगर की बीमारी हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो रतौंधी रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो याद रखना है दोस्तों, जो विटामिन ए है ना, इस विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और ये रतौंधी रोग किससे संबंधित है, तो ये आंखों से संबंधित है, आंखों से संबंधित है। फिर अगर आपसे पूछेगा भाई विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो याद रखना है दोस्तों, जो गाजर होती है ना, इस गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। फिर आपसे पूछे कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है दोस्तों, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, आंवला है, आंवला है। और ये जो विटामिन है ना दोस्तों सी, ये खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। फिर आपसे पूछे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स रोग होता है,
रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को परावर्तित करती है? तो याद रखना है दोस्तों, जो वायुमंडल में आयन मंडल है, ये आयन मंडल में क्या करता है, तो ये रेडियो तरंग को परावर्तित करने का काम करता है। तो जो आयन मंडल है ना, इसमें रेडियो तरंग परावर्तित होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला, वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो याद रखना है, वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ये 343 मीटर पर सेकंड होती है। वायु में ध्वनि की गति 343 मीटर पर सेकंड होती है। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? अब दो तीन चीजें यहाँ से क्लियर करवाऊंगा दोस्तों। ये जो डीएनए है ना, इस डीएनए में क्या पाया जाता है? डबल स्टैंड पाया जाता है। मैंने शुरू में बताया था डीएनए में डबल स्टैंड या द्विहेलिक्स मॉडल जो कि वॉटसन क्रिक में दिया था। और जो आरएनए है ना दोस्तों, इस आरएनए में सिंगल स्टैंड पाया जाता है। पहला अंतर तो ये आपको याद रखना है, डीएनए डबल स्टैंड है और आपका आरएनए सिंगल स्टैंड है। दूसरा अंतर एक और आपको याद रखना है दोस्तों, कि इसमें शर्करा का भी अंतर है, शर्करा का भी अंतर है, क्योंकि डीएनए में राइबो न्यूक्लिक शर्करा पाई जाती है और इसमें डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है। और तीसरा अंतर इसमें आपको एक और याद रखना है दोस्तों, इसमें क्षार का अंतर भी है, क्षारक भी अलग अलग है इनके, तो क्षारक का अंतर भी है। तो ये तीन अंतर आपको डीएनए और आरएनए में याद रखना है। अगला, पारा का सर्वाधिक प्रयोग किसमें होता है? देखो, पारे के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है दोस्तों, कि पारा एक प्रकार का धातु है। क्या है? धातु है, और ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा कोई भी धातु ऐसी नहीं है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? थर्मामीटर में कहा किया जाता है, थर्मामीटर में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। देखो, जब भी हमें बुखार आती है तो डॉक्टर हमारे बगल में एक थर्मामीटर लगाता है, तो उसमें पारा भरा होता है, और जब हमारा तापमान ज्यादा होता है तो वो पारा ऊपर चढ़ जाता है। तो याद रखना है, जो पारा है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी का। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो याद रखना है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत। और दोस्तों, ये जो अरावली पर्वत है ना, अगर आपसे पूछे कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई विंध्याचल पर्वत कैसा है, तो ये नवीन वलित पर्वत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नवीन वलित पर्वत कौन सा है? तो नवीन वलित पर्वत विंध्याचल पर्वत है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, जो कि विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और ये नवीन वलित पर्वत है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है कौन सी है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अभी आपको बताना है, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा मेरे को। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखना है, धूपगढ़ की चोटी। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो धूपगढ़ की चोटी है। ये विंध्याचल पर्वत का मेरे को कमेंट में बताओ, क्योंकि अभी नाम याद नहीं कर पा रहा हूं मैं। अगला, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जय जवान जय किसान का नारा याद रखना है दोस्तों, किसके द्वारा दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है दोस्तों। ये जो मौलिक अधिकार है ना, ये मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो संविधान के भाग 3 में है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, संविधान के भाग 3 में क्या है? तो संविधान के भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, तो वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। फिर अगर आपसे पूछे कि कौन से आर्टिकल में है, तो याद रखना है आर्टिकल 12 से 35 तक आपके क्या है? तो ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और अगर आपसे पूछे कि भाई मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिए, तो याद रखना है दोस्तों, ये यूएसए से लिए गए, यूएसए से लिए गए। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो भारत के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको देखने को मिलते हैं, 12 से 35 तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई? तो याद रखना है दोस्तों, जो हरियाणा राज्य है इसकी स्थापना कब की गई? तो 1966 में की गई। 1966 में हरियाणा राज्य की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि भाई भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था दोस्तों, तो याद रखना है आंध्र प्रदेश राज्य बना था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना था वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इसका गठन कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर
1 अक्टूबर 1953 को आपका आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था और भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई 1956 को टोटल कितने राज्य बने थे, तो याद रखना है 1956 को टोटल 14 राज्य बने थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कब किया गया था, तो ये आपका याद रखना है 1956 को किया गया था। और 2014 में आपको याद रखना है दोस्तों, 2014 में आपका तेलंगाना राज्य का गठन किया गया, तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और 2019 में याद रखना है दोस्तों, 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, जो कि आपका लद्दाख और एक आपका जम्मू कश्मीर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और हरियाणा राज्य का गठन 1966 में किया गया। अगला, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य किसने दिए? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के जो आर्य सत्य ये किसने दिए गए, तो ये गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए। अब दोस्तों ये जो बौद्ध धर्म है, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पूरा बौद्ध धर्म यहाँ पर कवर करते हैं। सबसे पहले याद रखना है दोस्तों, जो गौतम बुद्ध है उनका पुराना नाम क्या था या बचपन का नाम क्या था, तो ये आपको सिद्धार्थ याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। और कहाँ पर होता है, तो लुम्बिनी नेपाल में होता है। लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। फिर याद रखना है, इनको ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई, तो बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, और इसी समय ये इनका नाम क्या बन गया, गौतम बुद्ध बन गया। तो इनका बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था, लेकिन 35 वर्ष में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनका नाम गौतम बुद्ध बन गया। ठीक है, अब इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया ना दोस्तों, ये पहले उपदेश को क्या नाम दिया गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश क्या कहलाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और ये कहाँ पर दिया गया, सारनाथ में दिया गया। ये भी 35 वर्ष की आयु में इन्होंने दिया। ठीक है, और इसी में इन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग सिखाया। ठीक है, तो पहला उद्देश्य में ही इन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग दिए। फिर गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ की जो निधन है दोस्तों, ये कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में हुआ, कुशीनगर में। और इस घटना को क्या नाम दिया गया, परिनिर्माण दिया गया। परिनिर्माण इस घटना को नाम दिया गया। ये चीज आपको याद रखना है। और इनका जो ग्रंथ है दोस्तों, याद रखना है त्रिपिटक। याद रखना है त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है। हर क्लास में इसी तरीके से मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लाऊंगा, ताकि एक तरफ तो आपका मॉक टेस्ट चल रहा है और दूसरी तरफ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिविजन भी डेली होते रहेंगे। ठीक है, अगला, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो इसका नाम आपको याद रखना है। भारत का पहले उपग्रह का नाम क्या है, आर्यभट्ट है। और ये कब प्रक्षेपित किया गया, तो 1975 में प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये चीज आपको याद रखना है। अगला, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? देखो, नोबेल पुरस्कार बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि करंट 2025 के तो अभी दिए ना, 2024 के नोबेल पुरस्कार किस किस को दिए गए, ये चीज आपको याद रखना है। और दूसरी चीज, भारत में किस किस को अब तक नोबेल पुरस्कार दिए गए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो 2024 के याद रखना है और भारत के याद रखना है। और भारत में पहले व्यक्ति कौन बने थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे, रविन्द्रनाथ जी टैगोर पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखो, ये आपका नोबेल पुरस्कार से संबंधित भारत के जितने भी विजेता रहे उनकी लिस्ट आपके सामने है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि बुक के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक चल रहा है, आपका दूसरा टॉपिक है। अगला, सीवी रमन 1930 में भौतिकी के लिए रमन प्रभाव की खोज की। हरगोविंद खुराना 1986 में अनुवांशिक कोड के लिए दिया गया। मदर टेरेसा का बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में मिला। अमर्त्य सेन इंपॉर्टेंट है, 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको मिला। वीएस नायपॉल को 2001 में साहित्य के लिए मिला। वेंकटरमण रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के लिए। कैलाश सत्यार्थी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने चलाया था। 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। और अभिजीत बैनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोबेल पुरस्कार है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारा एक बार आपका रिविजन यहाँ से हो गया।
अगला, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? देखो, संविधान का दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाए गए? पहली चीज तो ये याद रखना है दोस्तों कि जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है ये 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे जिनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और दोस्तों जब संविधान सभा का गठन हुआ था ना, तो उस समय सबसे जो वरिष्ठ व्यक्ति थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया। फिर बाद में चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद में 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस दूसरी बैठक में जो आपके राजेंद्र प्रसाद जी है इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर अगर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। फिर अगर आपसे पूछे कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव पहली बात तो कब लाया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, 1946 को। और कौन लेकर आया उद्देश्य प्रस्ताव? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए 13 दिसंबर 1946 को। इतने इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और ये जो संविधान सभा है ना दोस्तों, इसमें टोटल कितने व्यक्ति थे? तो 308 व्यक्ति इसमें टोटल थे। ये चीज भी आपको याद रखना है। अगला, गिर राष्ट्र उद्यान किस राज्य में? देखो, राष्ट्र उद्यान से क्वेश्चन आया तो याद रखना है दोस्तों, ये जो गिर राष्ट्र उद्यान है ना, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में है, गुजरात में है। और ये जो गिर राष्ट्र उद्यान है ये क्यों फेमस है? तो एशियाई शेरों के लिए फेमस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, एशियाई शेर के लिए, एशियाई शेरों के लिए आपका गिर राष्ट्र उद्यान फेमस है। और ये कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। एक और आपको याद रखना है, एक तो ब्लैक बक, ब्लैक बक, और एक आपको याद रखना है दोस्तों वसंदा, वसंदा राष्ट्र उद्यान। तो ये ब्लैक बक नेशनल पार्क और एक वसंदा नेशनल पार्क की भी कहाँ पर है? गुजरात में है। और गिर भी कहाँ पर है? गुजरात में। बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा है जिसे राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य भी कहा जाता है? तो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य कहा जाता है। अगला, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखना है दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध है अनाज उत्पादन से। अनाज उत्पादन से संबंधित आपका हरित क्रांति है। और दूध उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो श्वेत क्रांति है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। ये भी चीज आपको याद रखना है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? अब बड़ा इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, एग्जाम में इजी भी आएंगे, कठिन भी आएंगे, सब तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई, 1885 में। और किसके द्वारा की गई? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा आपकी ये की गई। तो ये चीज आपको याद रखना है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। पंचायती राज्य प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है दोस्तों कि जो पंचायती राज्य प्रणाली है ये सबसे पहली बार राजस्थान में लागू की गई। और राजस्थान में भी कहाँ पर लागू की गई? तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर में आपका ये लागू की गई। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो याद रखना है 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट। अब दोस्तों, गांधी जी के आंदोलन से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे गांधी जी के आंदोलन एक ही बार में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो गांधी जी द्वारा चलाए गए कुछ इंपोर्टेंट आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो अप्रैल 1917 में। उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में। ठीक है, तो पहला सत्याग्रह चंपारण था इनका, अप्रैल 1917 में। फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में। असहयोग आंदोलन की याद रखना है दोस्तों, 1920 से शुरू होता है और फरवरी 1922 तक चलता है। और समाप्त कब होता है? तो 5 फरवरी 1922 में जो चोरी चोरा कांड हो गया था उसके कारण इसको समाप्त करना पड़ा था। तो 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया।
1920 से 1922 तक चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ, याद रखना है दोस्तों। दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930। नमक तोड़ो कानून 6 अप्रैल 1930 को नमक तोड़ो कानून। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, इंपोर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। और रोलेट एक्ट विरोध आंदोलन 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट का विरोध किया गया। ये सारे के सारे गांधी जी के इंपोर्टेंट आंदोलन है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखो दोस्तों, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना ये ओडिशा में है। ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर इंपोर्टेंट है। दूसरी इंपोर्टेंट चीज अगर आपसे पूछे कि भाई जो 10 रुपए का नोट है, इस 10 रुपए के नोट पर कौन सा मंदिर बना हुआ है? ये तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है 10 रुपए के नोट पर, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में। तीसरी इंपोर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है दोस्तों कि ये जो कर्नाटक है ना, इस कर्नाटक में हम्पी आता है। तो हम्पी किस राज्य में? कर्नाटक में। और ये हम्पी क्या था? तो जो विजयनगर साम्राज्य था, ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये हम्पी में थी, हम्पी में थी, याद रखना है, जो कि कर्नाटक राज्य में आता है। ये चीज आपको याद रखना है। एक और याद रख लेना दोस्तों कि जो 20 रुपए का नोट है, इस 20 रुपए के नोट पर क्या है? तो 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफा है। एलोरा की गुफा है 20 रुपए के नोट पर, एलोरा की गुफा है, ये चीज भी आपको याद रखना है। 500 रुपए के नोट पर क्या है? तो 500 रुपए के नोट पर लाल किला है। लाल किला जो है ये 500 रुपए के नोट पर है। और 2000 रुपए के नोट पर क्या था जो कि अब बंद हो गया? तो इसमें था आपका मंगलयान। मंगलयान 2000 रुपए के नोट पर था। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत का राष्ट्रकोटि घाटा का लक्ष्य क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। देखो, साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जीके के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा क्या होगा आपका? तो याद रखना है 4.4 रहने वाला है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। राजकोषीय घाटा 25-26 4.4। अगला, कर्नाटक के किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने का प्रस्ताव अपर कृष्णा परियोजना चरण 3 के अंतर्गत है? तो याद रखना है कर्नाटक का जो अलमाटी बांध है दोस्तों, इस अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाने की योजना शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 17 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाला मोदी महोत्सव 2025 की थीम क्या है? देखो, 17 सितंबर को शुरू होने वाला है, तो अपन ने पहले यहाँ पर करंट अफेयर ले आए हैं। मोदी उत्सव 2025, इसकी थीम क्या है? तो विकसित भारत 2047, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और सतत विकास का रोड मैप यहाँ पर इसकी थीम है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, भारत की पहली राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल 2071 के बाद में कितने जिलों में? देखो, अगर आपसे पूछे कि भाई ये मॉक ड्रिल कब हुई थी, तो अब 2025 में आपका मॉक ड्रिल हुई। लास्ट कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी। और ये अब कितने जिलों में थी? तो याद रखना है दोस्तों 244 जिलों में इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि वर्तमान में भारत के जो चुनाव आयुक्त है ये कौन है? ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों यहाँ पर शायद ज्ञानेंद्र कुमार होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, ज्ञानेंद्र कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार। ठीक है, ज्ञानेंद्र कुमार आपको याद रखना है। ये आपको थोड़ा सा एक बार चेकआउट करना है क्वेश्चन। ठीक है, गलती से टाइप हो गया। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? देखो दोस्तों, वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वो कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, और संजय मल्होत्रा जी जो है ये कौन से नंबर के है? तो ये 26वें नंबर के। लेकिन अगर आपसे पूछे इनसे पहले कौन थे, तो 25वें नंबर पर थे आपके कौन? शक्तिकांत दास। तो अभी वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा कौन से नंबर के हैं? तो ये 26वें नंबर के हैं। अगला, भारत के नए उपराष्ट्रपति 2025 कौन बने? तो याद रखना है दोस्तों ये उपराष्ट्रपति जो कि अभी 2-3 दिन पहले ही चुने हुए हैं, तो ये कौन है? आपके सीपी राधाकृष्णन साहब है। और ये कौन से नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए? तो याद रखना ये 15वें नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए, सीपी राधाकृष्णन साहब। तो इस तरीके से आपके कुछ इंपोर्टेंट मैंने यहाँ पर करंट अफेयर जो कि अभी तक का डाटा है, क्योंकि क्वेश्चन में करंट अफेयर कहाँ से आए कहीं भी पता नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितने भी सेट होंगे उन सारे में करंट अफेयर भी क्लियर हो जाए। कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपके क्लियर करवा दूंगा। और साइंस आपका कंप्लीट हो ही जाएगा और जीके भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के निश्चिंत रहे, बिना किसी टेंशन के 45 नंबर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।
लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।